नमस्कार, डीडी उत्तराखंड के खास कार्यक्रम अध्यात्म दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता भंडारी। दर्शकों, हमेशा की तरह कार्यक्रम में हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम विस्तार से जानेंगे आहार, आचार विचार व अध्यात्म के महत्व के बारे में। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर उदय शाह, जो कि एक फिजिशियन हैं और साथ ही स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं और अब तक करीब 25 देशों में जाकर, अलग अलग देशों में जाकर इन्होंने बहुत सी अध्यात्म से जुड़ी रिसर्चेस की हैं और बहुत से वर्कशॉप्स कराते ही रहते हैं। तो दर्शकों, आज की जो व्यस्त जीवन शैली है, इसमें मानसिक तनाव को आप योग साधना से और अध्यात्म के बल पर आप कैसे कम कर सकते हैं, साथ ही आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसमें भी आप कैसे बदलाव ला सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे हमारे खास मेहमान से। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर उदय शाह जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते जी। सर, जैसे कि अभी मैंने दर्शकों को बताया कि हम योग के बारे में बात करेंगे, आहार के बारे में बात करेंगे और साथ ही जो हमारा विषय है वो आचार विचार और अध्यात्म की ओर भी जो है अग्रसर है। तो किस तरीके से आप इन सभी तीनों शब्दों को देखते हैं, किस तरीके से जो है ये तीनों शब्द एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह हैं किसी के भी जीवन में बदलाव के लिए? तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं मेडिकल डॉक्टर हूं। 95 में मैंने अपना 5.5 साल का मेडिकल पूरा किया। उसके बाद 3 साल मैंने मेडिकल प्रैक्टिस की गायनेकोलॉजिस्ट के तौर में, पीडियाट्रिशियन के फॉर्म में। लेकिन काफ़ी मेडिकल साइंस की मैंने कुछ लिमिटेशंस देखी, जैसे डायबिटीज़, कैंसर, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस। इन असाध्य रोगों में इतना मुझे कुछ इलाज, ट्रीटमेंट, सफलता नहीं मिली, क्योर नहीं मिला। तो मैंने रिसर्च शुरू की एनर्जी साइंस के ऊपर, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चीज़ों के ऊपर। और फिर मैंने एक पीएचडी की ऑरा साइंस के ऊपर, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके। अब उसमें हमें ये चीज़ समझ में आई कि इंसान का आहार बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो इनटेक है। जैसे हम सांस लेते हैं वो एक इनटेक है, पानी लेते हैं वो एक इनटेक है, फूड लेते हैं वो एक इनटेक है, और थॉट लेते हैं, विचार अंदर लेते हैं, वो भी एक इनटेक है। तो हमारा अंदर हम क्या लेते हैं वही तो हम बाहर फेंकेंगे। एम आई राइट? तो ये पता चला है कि मैक्सिमम जो ज़्यादा करके जो बीमारियां होती है वो इनटेक के वजह से, जो गलत चीज़ें हम अंदर ले रहे हैं उसी के वजह से होती है। जैसे किसी ने गलत खुराक ले लिया, किसी के गलत विचार हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूशन ऑफ यूएस में, ये साइकोलॉजी में ये बताया गया कि हर दिन 60,000 विचार इंसान के अंदर आते हैं और उसमें 90% नकारात्मक विचार होते हैं, 54,000 नेगेटिव थॉट्स होते हैं। अब अगर 54,000 नकारात्मक सोच को हम इनटेक लेंगे तो डेफिनेटली हमारा ब्रेन का जो कार्य है, जो फंक्शन है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा और उसका जो कंडक्शन है, जो बॉडी में जो उसके अवयव होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उसको जो ट्रांसमिशंस होते हैं, उसमें कमज़ोरी आती है। तो धीरे धीरे हमारी रोग प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है, हमारा मानसिक तनाव बढ़ जाता है, स्ट्रेस, टेंशन बढ़ जाता है और फिर हमारे ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं। तो किसी की किडनी वीक होती है, किसी का लीवर वीक होता है, हार्ट वीक हो जाता है। और हमारे पास जो मरीज आते हैं, पेशेंट आते हैं, वो बॉडी के करेक्शन करने के लिए आते हैं। वो ये कभी सोचते ही नहीं कि इन्होंने बीमारी खुद पैदा की है, बीमारी कहीं बाहर से नहीं आई है। तो पहले तो हम लोगों को ये सलाह करते हैं, आप अपना आहार जो है, खुराक है, उस पर ऑब्जर्वेशन करो कि भाई आपकी क्या मात्रा में इंग्रेडिएंट्स जा रही हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट, एंजाइम्स। आप फूड कुक्ड ज़्यादा खा रहे हो, अनकुक्ड फूड ज़्यादा खा रहे हो, क्या आप मांसाहारी है, शाकाहारी है, उसमें भी डिफरेंस होता है। उसके बाद आप कोल्ड फूड ज़्यादा खा रहे हो, हॉट फूड ज़्यादा खा रहे हो, प्रोसेस फूड ज़्यादा खा रहे हो, जैसे आजकल के बच्चे हैं जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। तो ये इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, बिकॉज हमारी बॉडी का जो सर्वाइवल है उसके लिए हमारी फाइबर इनटेक ज़्यादा चाहिए, रॉ इनटेक ज़्यादा चाहिए, जो लोगों को नहीं पता। तो लोगों को ये लगता है भाई समय कम है तो जो भी प्रोसेस फूड है, प्रिजर्वेटिव फूड है, उसको ले लेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन उससे सिर्फ पेट भरता है, उससे कोई एनर्जी नहीं मिलती है और उसमें कोई तत्व भी हमें नहीं मिलते। तो यहाँ पे हमारा आहार गलत आ गया। विचारों में मैंने आपको बताया कि 54,000 नेगेटिव थॉट्स आते हैं और वो नकारात्मक सोच कॉन्शियसली हम नहीं सोच रहे, हमारे अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। जैसे मेरे साथ कोई एक गलत हादसा हो गया और मैं अंदर ही अंदर उसी के बारे में बार बार सोचते जा रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ करके, तो वो भी एक चीज़ मायने रखती है। तीसरा व्यवहार होता है। हमारा व्यवहार
लोगों के प्रति कैसा है, रिलेशनशिप में कैसा है, हमारा एनवायरनमेंट के साथ कैसा है। अभी इस कोविड के तौर पे आपने देखा कि ये कोविड क्यों हुआ, क्योंकि हमारा 5 एलिमेंट पंच महाभूता जिससे हम बने हैं उसके साथ हमारा व्यवहार बहुत गलत था। हमने कितने ऐसे पेड़ पौधे तोड़े, कितने पहाड़ तोड़ दिए, कितने हमने टनल्स बनाए, मेट्रोस बनाए, फ्लाईओवर्स बनाए। तो नेचर को जब हम विनाश करते हैं तो नेचर हमारा विनाश करता है। तो ये भी तीसरा कंडीशन है कि जहाँ हमें ये देखना है कि जिससे हम बने हैं उसका तो हम विनाश नहीं कर रहे, बिकॉज हमारी क्वांटम साइंस की जो रिसर्च हुई थी उसमें ये बताते हैं कि 24/7 आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है एनवायरनमेंट से, कुदरत की वातावरण से। अब पिछले 7 साल में मैं 70 बार यहाँ ऋषिकेश में आया हूँ उत्तराखंड में, और मुझे इधर इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज यहाँ गंगा का जो वाटर मॉलिक्यूल है उस पर मैंने रिसर्च किया कि प्योर वाटर मॉलिक्यूल है, और उसके साथ एक ईथर एलिमेंट है जो और कहीं पे नहीं मिलता। तो जब 2 एलिमेंट एक जगह पे मिलते हैं तो उसकी प्योरिटी परसेंटेज बढ़ जाते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये है। तीसरी बात ये है कि जब पहाड़ों पे आप जाते हो ऑक्सीजन लेवल आपका अच्छा होता है, तो डेफिनेटली आप वैसे ही रिलैक्स्ड हो जाते हो। हम लोग जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, जैसे मैं बॉम्बे में रहता हूँ, बॉर्न एंड बॉटम बॉम्बे का हूँ, तो वहाँ स्ट्रेसफुल लाइफ ज़्यादा है, भाग दौड़ ज़्यादा है, ट्रेन्स में, रोड पे, ट्रैफिक में पॉल्यूशन ज़्यादा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो ये भी हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक होती है। तो नॉर्मली मैं लोगों को सलाह ये देता हूँ कि अगर आपको किसी भी बीमारी का इलाज करना है तो पहले अपने आप को टटोलना होगा, अपनी खुद की लाइफस्टाइल की एनालिसिस करनी होगी कि आप कहाँ गलत हो गए, और जहाँ आप गलत हो गए वहीं पे उसका आप करेक्शन कीजिए, और वही आपका ट्रीटमेंट है करके। जी बिल्कुल, आपने बताया कि किस प्रकार से अलग तरीके की एनर्जीज जो हमारे खाने में भी होती हैं, हमारे आचार विचार में भी होती हैं, और फिर वो आगे लेवल तक बढ़कर हमारे थॉट्स बनते हैं, हमारा एक्शन बनते हैं। जी, तो आहार में अगर हम देखें तो किस प्रकार से जो है, अगर जो भी अभी जिस प्रकार से व्यस्त जीवन शैली है, तो किस प्रकार से खाने में हम बदलाव कर सकते हैं, या खाने में क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं? अब लोग ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, इसलिए लोग पैक्ड फूड खाते हैं, इंस्टेंट फूड खाते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि जो फल आहार है उसको भी आप तुरंत खा सकते हो, उसके लिए तो आपको समय नहीं लगता, राइट। ड्राई फ्रूट्स हैं उसको भी आप, मेवे हैं उसको भी खा सकते हैं, सब्जियां हैं जो सलाड्स हैं उसको भी आप ऐसे खा सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना जी, जैसा मन वैसा अन्न, और जैसा अन्न वैसा मन। तो आपका माइंड अगर स्ट्रेसफुल है तो आप ऐसे ही गलत फूड पे अट्रैक्ट होंगे, और अगर गलत फूड खाते हो तो विचार भी वैसे ही नकारात्मक सोच ज़्यादा होती जाती है। जी, इस तरह से। बिल्कुल। साथ ही अगर हम एनर्जीज की बात करें तो उसमें अगर हम थॉट के बारे में भी बात करें तो उसमें किस प्रकार से अगर इस जीवन शैली में किसी को बदलाव लाना है, इस व्यस्त जीवन शैली में अगर बदलाव लाना चाहते हैं तो वहाँ पर किस प्रकार से काम करें? आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद या गौतम बुद्धा, इन्होंने कहा कि अपने विचारों को देखो, सी योर थॉट्स। तो काफ़ी बार लोगों ने बोला भाई विचारों को कैसे देखें, वो तो अदृश्य है, जैसे हम मोबाइल को देख सकते हैं उसके सॉफ्टवेयर को नहीं देख सकते, राइट। लेकिन जो लोग ध्यान साधना करते हैं, जो लोग योगा करते हैं, जो लोग आध्यात्मिक से जुड़े हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, वो लोग अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, जिसको ऑरा कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो हमारे अंदर जो विचार आते हैं वो एक बाहर कोई एक एनर्जी थ्रो करते हैं, उसको हम छाया शास्त्र कहते हैं, ऑरा कहते हैं। तो हम काफ़ी बार कहते हैं इससे मिलने से मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ जाने से मुझे बहुत अजीब सी वाइब्स आ रही है, नकारात्मक आ रही है। तो इसका मतलब एनर्जी हमारे साथ चल रही है, उसको ऑब्जर्व कीजिए तो आपको समझ में आएंगे। दूसरी एक चीज़ मैंने देखी है, आपके जैसे विचार चलते हैं ना वैसे ही लोगों को आप आकर्षित करते हो। जैसे जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था तो मेरे क्लिनिक पे पेशेंट्स बहुत आते थे जिनको बीमारियां थी, जो रोगी थे। जब से मैंने ये आध्यात्मिक प्रैक्टिस शुरू की है तब से मैं संतों को अट्रैक्ट करता हूँ, उनके फॉलोवर्स को, डिवोटीज़ को अट्रैक्ट करता हूँ, रिसर्च करने वालों को अट्रैक्ट करता हूँ। मतलब मेरे अंदर जब परिवर्तन आया तो मैं बाहर की दुनिया भी मेरी बदल गई करके। तो लोग उल्टा समझते, लोग सोचते हैं पहले मुझे बाहर की दुनिया को बदलना है तब मुझे अंदर शांति मिलेगी, लेकिन ये गलत है। पहले हमें इसलिए बुद्धा कहते हैं कि दृष्टि बदलो सृष्टि बदलेगी। मतलब जब आपका विजन चेंज होगा आपका विजडम होगा, और जब विजडम चेंज होगा तो आपकी दुनिया चेंज होगी। जी।
हमने कार्यक्रम के शुरू में बात की थी कि आप बहुत सी वर्कशॉप्स भी कराते हाँ, हैं, बहुत yes, प्रकार yes. की मेडिटेशन से जुड़ी हुई। तो Yes. अगर थॉट में बदलाव लाना है तो मेडिटेशन, योग जो है ये तो हाँ। अब वर्षों से चला आ रहा है। और अगर हम उत्तराखंड में देखें, ऋषिकेश में देखें, तो ये योगा कैपिटल है। Yes, तो yes. उसको आप किस प्रकार से, आपकी प्रक्रिया होती है वर्कशॉप्स में, किस प्रकार की मेडिटेशन इसमें शामिल होती हैं? यस 1993 में जब मैं सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट था, मैंने कैंसर के ऊपर एक 60 डेज का फ्री रेसिडेंशियल कैंप रखा था पंचगनी में। जी। तो पंचगनी महाराष्ट्र में है, जहाँ पे 100% ऑक्सीजन अवेलेबल है। इंडिया का टॉप मोस्ट प्लेस है, गिनीज बुक में उसका नाम है। वहाँ पे जब मैंने मरीजों को रखा जो 3rd स्टेज के कैंसर के थे, 2nd स्टेज के थे, तो धीरे धीरे 1 महीने के अंदर उनके अंदर बदलाव सा आने लगा। तो वातावरण अच्छा था, इसके लिए ऐसे हुआ। हमने वहाँ पे बहुत सारे उनको अलग अलग मेडिटेशंस करवाए, ओम का मेडिटेशन, चक्र मेडिटेशन, डायनामिक मेडिटेशन करवाया। उसके बाद हमने 1 महीने तक उनको अनाज नहीं दिया, सिर्फ रॉ डाइट पे रखा, सिर्फ फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, ड्राई फ्रूट्स पे रखा। तो उनकी बॉडी में 2 चीज़ें हुई। एक, टॉक्सिन सारे बाहर निकल गए, डिटॉक्सिफिकेशन हुआ, जो भी जहर था, जो भी डेड सेल्स थे, वो सारे बाहर निकल गए। उनका वेट कुछ रिडक्शन हुआ, नौशिया, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, स्वेटिंग, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हुई। उसके बाद क्या हुआ कि उनका माइंड भी पॉजिटिव होने लगा। क्यों? क्योंकि टॉक्सिन्स, कचरा जब शरीर से निकल जाता है तो हमारे ब्रेन के सेल्स फ्रेश हो जाते हैं, हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है और हमारे अंदर पॉजिटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं। अब उसके वजह से इनके कैंसर कम हो गए। मतलब जब हमने हॉस्पिटल में पहले उनकी चेकिंग करवाई, बॉम्बे के कैंसर हॉस्पिटल में, और 1 महीने बाद फिर से जब उनकी चेकिंग करवाई, तो 65 से 85% पेशेंट ठीक हो गए। सुनील दत्त जी ने हमें अवार्ड भी दिया था उस वक्त फॉर बेस्ट कैंसर रिसर्च करके। तो ये होता है कि अगर बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो सकती है, तो मैं तो कहता हूँ ये छोटी छोटी जो कफ, कोल्ड, फीवर है, मलेरिया है, टाइफाइड है, टीबी है, ये तो बहुत इजीली ठीक हो सकती है। सिर्फ हमें करेक्शन उस चीज़ का करना है जहाँ हम गलत हुए। तो हमने ऑरा रिसर्च में ये देखा है कि आप जो खाना खाते हो वो सात्विक होना चाहिए, मतलब जो सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा प्रोसेस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मिक्सचर भी नहीं होना चाहिए। जैसे लोग क्या करते हैं, अनाज के साथ दूध का कभी कभी सेवन करते हैं, उसको मिक्स नहीं करना चाहिए। दो फ्रूट्स को भी मिक्स नहीं करना चाहिए। वेजिटेबल आप मिक्स कर सकते हो, दाल चावल भी नहीं खाने चाहिए, बिकॉज दाल में प्रोटीन होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च होता है। तो दोनों की डाइजेशन प्रतिक्रिया अलग होती है, गैस्ट्रिक जूस अलग होते हैं। लेकिन इंडिया की एक परंपरा है कि हम एक साथ सब कुछ खाते हैं। हॉस्पिटल में मैं जब काम भी करता था तो सामने मठ था, आश्रम था, वहाँ जब मैं स्वामी जी को देखता था तो जो उनके डिवोटीज आते थे उनको डोनेट करते थे, मतलब अर्पण करते थे खाना वगैरह ये सब। तो उनके खाने में बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो मैं स्वामी जी को कहता, आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ क्यों खा रहे हो करके। तो वो कहते भाई लोगों ने दिया है तो हमें लेना चाहिए, ये हमें। और बाद में देखते हैं तो धीरे धीरे उन्हें भी ब्लड प्रेशर होते थे, डायबिटीज़ होती थी, ओबेसिटी होती थी। मतलब कुदरत के नियम सबके लिए सेम है। मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैं गलती करूँगा तो मैं भी बीमार हो जाऊँगा। बड़े संत स्वामी गुरु जी जिनको हम देखते हैं कि अरे उनको बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती है, वो उससे पीड़ित होते हैं और उससे वो अपना शरीर त्याग देते हैं, तो उनके लिए भी तो नियम सेम ही है। तो जो आम इंसान इस संसार में रह रहे हैं उनके लिए भी तो नियम वही होंगे, क्योंकि कुदरत कभी भी नियम नहीं बदलते जी, है ना। तो मेरा तो सलाह ये होता है लोगों का कि जितना सिंपल थॉट, सिंपल फूड, सिंपल लाइफस्टाइल और सिंपल वे ऑफ थिंकिंग, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ द लाइफ, ऐसा है जी। जी, अभी हमने बात की कि किस प्रकार से सिंपल थॉट, सिंपल फूड, हर सात्विक भोजन, और ये सिंपल जी वही आपके विचारों को भी अच्छा बनाएगा, वही आपके जो एक्शंस हैं उनको भी अच्छा बनाएगा। जी, साथ में किस तरह की थेरेपीज और किस तरीके की स्पिरिचुअल थेरेपीज इसमें शामिल होती हैं जब वर्कशॉप्स आप कराते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। पहले तो मुझे क्या लग रहा था जब मैं नया नया इस फील्ड में आया था 1998 में, कि स्पिरिचुअल थेरेपीज लिमिटेड है, नेचर क्योर है या मैग्नेट थेरेपी, एक्यूप्रेशर है, योगा है, मेडिटेशन। मुझे लग रहा था इतना ही एक साइंस है। लेकिन जब मैंने रिसर्च शुरू की तो मुझे पता चला कि करीबन 2000 थेरेपियाँ हैं। मतलब उसमें वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी है, कलर थेरेपी है, बहुत सारी थेरेपियाँ हैं। तो हमने फिर ऑरा रिसर्च में ये देखा कि इंसान की जो तासी होती है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो उसकी तासी के हिसाब से थेरेपीज डिफर होती है। जैसे किसी की गर्म तासी होती है उसके लिए ट्रीटमेंट अलग है, किसी की ठंडी तासी होती है उसके लिए अलग है,
किसी के अंदर गुस्सा ज़्यादा है उसके लिए ट्रीटमेंट अलग है, किसी के अंदर डर ज़्यादा है तो उसके लिए ट्रीटमेंट अलग है, किसी का डाइट इनटेक में कैलोरीज की ज़्यादा ज़रूरत है उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, और किसी को समझो डेफिशिएंसीज है, मतलब कैल्शियम कम है या विटामिन्स कम है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है। तो कहने का मतलब है कि जितनी मेडिकल साइंस वास्ट है तो कुदरत के उपचार भी बहुत वास्ट है। नेचर के पास भी बहुत सारे हर्ब्स हैं, बहुत सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं। तो पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि उस इंसान की तासी कैसी है, उसमें क्या तकलीफ है, उसका कारण क्या है, उसके शरीर में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उस हिसाब से हम उसको ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ट्रीटमेंट्स भी इसमें बहुत ही प्रकार की बहुत प्रकार की होती है। और उसी प्रकार से अगर हम डाइट की भी बात करें तो हर बॉडी जो है, हर ह्यूमन बॉडी डिफर करती है, अलग होती है। तो उस प्रकार से डाइट भी क्या अलग प्रकार की अलग होता है। जैसे आप देखो एक घर में 4 लोग हैं तो खाना तो सब सेम खाते हैं, राइट, लेकिन उसी घर में किसी को डायबिटीज होता है, उसी घर में किसी को दमा की बीमारी होती है, मतलब खुराक एक है, बीमारियां अनेक है। तो इसका मतलब ये है कि डायबिटीज वाले को कुछ अलग डाइट की जरूरत है, अस्थमा वाले मरीज को कुछ अलग डाइट की जरूरत है। और मेडिटेशन में भी 2 प्रकार के हैं, कुछ मेडिटेशन हमें शांत करते हैं, कुछ मेडिटेशन हमें उत्तेजित करते हैं, मतलब एक स्टिमुलेट करते हैं, एक ट्रैंक्युलाइज करते हैं। तो जब आप डिप्रेशन में हो तो आपको स्टिमुलेशन मेडिटेशन की जरूरत है, जब आप ओवर एक्टिव हो, हाइपर एक्टिव हो तो आपको ट्रैंक्युलाइजेशन मेडिटेशन की जरूरत है। योगा में भी काफ़ी है, जैसे हम पतंजलि योगा देखते हैं, हट्ट योगा देखते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के योगा है। तो आपको फिटनेस चाहिए तो अलग योगा है, आपको स्पिरिचुअल इवोल्यूशन चाहिए, आपको सोल लेवल को अगर ऊपर ले आना है तो उसके लिए अलग योगा है। तो और हीलिंग भी अलग अलग प्रकार की, प्राणिक हीलिंग, मैग्नीफाइड हीलिंग, थीटा हीलिंग, रेकी हीलिंग, करुणा हीलिंग, साइकिक हीलिंग, तो मैंने उनके ऊपर भी रिसर्च किया है। मैंने करीबन 3500 थेरेपियों पर रिसर्च किया, और मैं ये देखता हूँ कि हर इंसान की जो नाड़ियाँ होती हैं वो अलग अलग तरीके से, किसी की बंद होती है, किसी की खुली होती है। तो कौन सी नाड़ियाँ बंद है उसके लिए ट्रीटमेंट अलग होती है। हमने ग्राफोलॉजी की भी कुछ स्टडी की, हैंडराइटिंग एनालिसिस की स्टडी की, हमने न्यूमरोलॉजिकल, एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी की, तो उसमें भी पता चलता है कि इंसान का जो मानसिक तनाव होता है उससे उसकी आभा मंडल अलग होती है। तो जब आप अपनी इंटरनल करेक्शन करते हो तो उसकी आभा मंडल सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, और उसकी सबसे फायदे कारक ये होती है कि उसकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इस कोविड के समय हम वायरस से फाइट नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपनी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ा सकते हैं, अच्छा डाइट लेके, अच्छी सोच लेके। लेकिन जो लोग डरे हुए हैं वो लोग कोविड वायरस को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मैंने ये पिछले 1.25 साल में करीबन 46 ट्रैवलिंग्स की, लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं हुआ, बिकॉज फियर ही नहीं है ना। तो मैं एक इंसान को ये कहता हूँ कि पहले तो हमारे अंदर का जो भी नेगेटिव सब्सटेंस है, डर है, गुस्सा है, एंगर है, जलसी है, इनसिक्योरिटी है, ये नेगेटिव इमोशंस है या थॉट्स है, ये विचारों को तो पहले निकालने की प्रतिक्रिया करें। थेरेपियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन पहले हमें ये समझना है मेरे अंदर क्या है। तो बड़े बड़े संतों ने, गुरुओं ने, महावीर ने, बुद्धा ने ये कहा है कि पहले जाति स्मरण करो, पहले सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस करो, पहले अपने आप को टटोलो, और उसके बाद आपको क्या ज़रूरत है उसको करेक्शन करने के लिए, सुधारने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, उसके लिए थेरेपियाँ तो बहुत सारी है करके। जी जी, आपने अभी डर के बारे में बात करी, तो नेगेटिव एनर्जीज जो भी हैं वो भी नेगेटिव एनर्जीज जो हैं, या गुस्सा है या बहुत सी नेगेटिव जितनी भी चीज़ें हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए भी प्रक्रियाएं होती हैं, इसके बारे में आप जैसे पहले के जो ऋषि मुनि संत साधु थे ना, वो उन्हें पता था कि हमारा शरीर एनर्जी सेंटर से चलता है, जिसको चक्र कहते हैं। तो वो लोग चक्र की साधना करते थे। तो हर चक्र का एक गुरु मंत्र होता है, जैसे रूट मूलाधार चक्र का लम है, सैक्रल चक्र का वम है, मणिपुर चक्र का रम है। तो वो लोग वो चक्र बैलेंसिंग करते थे, तो वो 125 साल 150 साल जीते थे। तो ऐसा कोई बैक्टीरिया वायरस उनकी बॉडी में नहीं जाता था, राइट। और वो लोग है ना इन पहाड़ियों पे रहते थे, वहाँ वातावरण भी शुद्ध होता था, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर या ऑक्सीजन लेवल का हो बहुत अच्छे मात्रा में होता था, तो वैसे भी बीमारियाँ उन्हें नहीं होती थी। तो आजकल का जो युग है वो लोग गलत पॉल्यूशन में रहते हैं, ह्यूमिडिटी में रहते हैं, एनवायरनमेंट में रहते हैं, और हमारा फूड भी है हाइब्रिड फूड ज़्यादा होता है। हमारे फूड में पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी ज़्यादा मात्रा में होती है। लेकिन तो भी
आप जितना चाहें मतलब पका हुआ कम खाएं, कच्चा ज़्यादा खाएं, तो इससे क्या होगा, एटलीस्ट उतने मात्रा में तो आपको इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, न्यूट्रिशंस मिलेंगे, इस तरह से करके, राइट। तो हम रेसिडेंशियल रिट्रीट्स करते हैं, तो पिछले 25 साल से हम 5 दिन 10 दिन ऐसे मरीजों को एक जगह पे रखते हैं। ये ऋषिकेश में भी हमने पिछले 7 साल में 28 रेसिडेंशियल रिट्रीट की। ओवरऑल हमने इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया में 750 रेसिडेंशियल रिट्रीट की, जहाँ पे मरीजों को हम हमारे साथ रखते हैं, उनकी पूरी स्टडी करते हैं, उनकी एनर्जी की स्टडी करते हैं, उनकी साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं, उनकी डाइट की स्टडी करते हैं, उनके कुछ इमोशनल ट्रॉमास की स्टडी करते हैं, उनके कुछ कर्मा की स्टडी करते हैं कि वो क्या कर्मा लेके आए हैं जिसके वजह से ये ऐसे पीड़ित है। फिर हम उसका पूरा स्टडी करने के बाद उनको कुछ ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं कि ये आपको ये योगा करना चाहिए, इस प्रकार का मेडिटेशन करना चाहिए, ये आपको मंत्र चैंट करने चाहिए, या इस प्रकार का आपको कोई जेम स्टोन है या रुद्राक्ष है या क्रिस्टल है, आपको ये पहनना चाहिए। तो उससे फिर रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है। जैसे जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था, मुझे याद है, तो हम अपने पेशेंट्स को कहीं लगता है कि इसको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की ज़रूरत है तो हड्डियों के डॉक्टर को रेफ़र करते थे, इसको डेंटिस्ट की ज़रूरत है दांत के लिए तो डेंटिस्ट को रेफ़र करते थे, आइज़ के लिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को ज़रूरत है। तो कहीं कहीं स्पिरिचुअलिटी में भी हमें होलिस्टिक ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी योग में, जहाँ पे हम हर जो भी एक्सपर्ट है, चाहे वो रामदेव बाबा है या श्री श्री रविशंकर है या ब्रह्म कुमारी है, ये सारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो चिकित्सा में, स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत अच्छे मायने पे काम करते हैं, योग साधना करते हैं, हम इनकी मदद ले सकते हैं और हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हमने सीखी है, हम मरीजों के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, और कुछ चीज़ें के लिए हम उन्हें रेफ़र करते हैं कि आप वहाँ पे जाइए और उन गुरुओं के पास कुछ चीज़ें ऐसे ऐसे सीखिए जिससे आपका करेक्शन हो जाए। जी, जी, जो हीलिंग का प्रोसेस है वो मेडिटेशन और योगा और डाइट करेक्शन पे बेस्ड है। यस, जी, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। बिकॉज अब डर है, डर ऐसा नहीं है कि आप निकाल सकते हो, जी, है ना। जैसे अंधेरे को कोई निकाल नहीं सकता, जैसा उजाला आता है अंधेरा खुद ब खुद गायब हो जाता है, तो गुस्सा कोई निकाल नहीं सकता, है ना। तो लेकिन ये गुस्सा क्यों आया उसको ऑब्जर्व करो, कहाँ से आया, कब से आया, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे भावार्थ क्या है, आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई इसलिए गुस्सा है, तो वो आप चेक करो और उसको निकालो। डर भी कहाँ से आया, जैसे लोग छिपकली से डरते हैं, कॉकरोच से डरते हैं, ड्राइविंग से डरते हैं, स्विमिंग से डरते हैं, तो वो डर आया कहाँ से उसको ऑब्जर्व करना चाहिए और उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। तो मेरा मानना है कॉज पे काम करो, इफेक्ट पे काम मत करो। जी। इफेक्ट पे क्या ऐसे पैरामीटर्स आते हैं कि इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इसका क्रिएटिनिन बढ़ गया, और हम उसको आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट में रसायन में लगा देते हैं, केमिकल तरीके से लगाते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। 95% मेडिटेशन से ही ठीक हो सकता है। 5% के लिए हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है जी। और रियरली 1% के लिए हमें सर्जरी में जाना पड़ता है, राइट। तो ये थोड़ा लोगों को यहाँ समझना ज़रूरी है कि हर बीमारी के लिए दवाई की ज़रूरत नहीं है, हर बीमारी के लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कानून आपने तोड़े हैं, यूनिवर्सल लॉ, नेचर के लॉ आपने तोड़े हैं, उसी लॉ को वापस आप रिवाइव कीजिए और उसी कायदे नियम से, संयम से चलने की कोशिश कीजिए, तो आपके शरीर में रीजनरेटिव प्रोसेस शुरू हो जाएंगे और आप खुद ही स्वस्थ हो जाएंगे। तो पहले हमने आज से 50-60 साल पहले ऐसे कोई बड़े सर्जन्स या कोई बड़ी बीमारियां ऐसी सुनी नहीं थी, राइट। ये तो वेस्टर्न साइंस ने, फार्मास्यूटिकल कंपनी ने ये बहुत सारे लेबल लगा दिए, बहुत सारे उसके लिए दवाइयाँ क्रिएट की है, और हमें लगता है कि शायद वही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। तो कहने का मतलब है कि बिकॉज मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं अगेंस्ट भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हमें इस नेचर क्योर का हम सहारा ले सकते हैं जी। सेल्फ रियलाइजेशन और खुद से ही ऑब्जर्वेशन से ही यस। तो हम सत्संग कहते हैं इसे कि भाई आप सत्संग में, गुरुओं के सत्संग में रहो, रेसिडेंशियल रिट्रीट्स में जाओ, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि भाई मेरी कहाँ गलतियाँ हो रही है, मेरी कमियाँ क्या हैं, खामियाँ क्या हैं, और हम अगर उनके ऊपर काम करेंगे तो मुझे लगता है हमारे अंदर बहुत अच्छा परिवर्तन आ सकता है। तो ये हम ऑरा में चेंज देखते हैं कि पहले दिन जब हमारी रिट्रीट में आते हैं और लास्ट डे जब जाते हैं, तो 5 दिन के अंदर उनकी ऑरा की फील्ड में, उनके चक्रस में, उनकी नाड़ियों में, उनके मेरिडियंस में,
उनके सेल्स में कितना फ़र्क आ जाता है, और फिर वो उसको 3 महीने 6 महीने लगातार कंटिन्यू करते हैं तो धीरे धीरे उनकी सारी बीमारियां निकल जाती है। क्योंकि कोई रातों रात बीमार भी नहीं हुआ कि भाई रात को सोए सुबह कैंसर हो गया। कोई भी बीमारी को 6 महीने 1 साल 2 साल लगते हैं बनने में, कोई भी बीमारी को निकलने के लिए भी इतना समय लगता है। ऐसा नहीं कि कोई 5 दिन की कोई कैंप अटेंड करेगा और उसकी बीमारी निकल जाएगी, ऐसा नहीं है। राइट जी, आपने ऑरा रिसर्च के बारे में पहले बात करी और आपने बहुत सी रिसर्चेस भी इसमें की है। आपने पीएचडी जो है ऑरा में किया है, तो फूड का जो खाने का है उसका भी किसी प्रकार का ऑरा है या उसको भी आप किसी तरीके से मेजर करते हैं? यस, हमारे पास साधन बहुत है। जैसे जर्मन का साधन है GDV, गैसियस डिस्चार्ज विजुअलाइजेशन। फिर हमारा अमेरिका का एक मशीन हमारे पास है RFI करके, रेजोनेंस फील्ड इमेजिंग, जिसमें हम उसकी वेवलेंथ चेक करते हैं। लंदन का है PIP BFR। तो उससे ये पता चलता है कि फूड अगर नेचुरल है तो उसकी ऑरा फील्ड बहुत अच्छी है। फूड को अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो धीरे धीरे उसकी ऑरा की फील्ड, इलेक्ट्रोफील्ड कम हो जाती है, और अगर उसको हम पकाते हैं, गैस पे रखते हैं तो और भी कम हो जाती है, और उसको अगर हम माइक्रोवेव में डालते हैं तो हार्डली उसकी 2-5% ही एनर्जी फील्ड रहती है। राइट, क्योंकि उसमें जो सनलाइट थी, जो वाटर थे, जो ऑक्सीजन था, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो जितनी फ्रेश खाएंगे और जितना अनकुक्ड खाएंगे उतनी मात्रा में ज़्यादा अच्छा होगा करके। जी, मतलब आपको अनकुक्ड फूड और ज़्यादा खाना है। बिल्कुल, फ्रूट्स और जिस भी प्रकार के प्रोसेस फूड कम खाने, मसाले कम डालने आपको। जी। आज बाहर के देश में कोविड ज़्यादा हो गया कंपेयर टू इंडिया। इसका वजह कि वहाँ पे दूध भी प्रिजर्वेटिव था, वहाँ पे फूड भी प्रिजर्वेटिव ज़्यादा खाते हैं, फ्रिज में रखते हैं, 1-1 महीने का सब बना के रखते हैं। इंडिया का एक फ़ायदा है कि हम 2-4 दिनों के सब्जियां लेते हैं, ज़्यादा हम प्रिजर्वेटिव रखते नहीं हैं करके, तो शायद हमारी इम्यूनिटी अच्छी है कंपेयर टू अदर पीपल। यहाँ लेबर वर्क भी ज़्यादा है, खुद हाथों से काम ज़्यादा करते हैं। वहाँ पे लोग मशीन से काम ज़्यादा करते हैं, मतलब घर को साफ करना, ये करना। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कोई व्यायाम ही नहीं है, कसरत ही नहीं है, तो वो भी एक सबसे बड़ा कारण है। जी बिल्कुल, फूड के साथ ही जो आपकी फिजिकल जो आपकी एक्टिविटीज हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज क्या है, बॉडी को एक मूवमेंट चाहिए। आपने अनाज ले लिया, एनर्जी आ गई, अब इस एनर्जी का आउटपुट भी तो चाहिए, है ना। तो अगर एनर्जी ज़्यादा है और अगर आउटपुट नहीं है तो वो अंदर फायर क्रिएट करता है, तो वो हमारे सेल्स को जला देता है। तो अंदर ही अंदर हमें फिर डायबिटीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। हमारी ये जो नसें आपको दिख रही है ना, ये फायर के वजह से या एसिड के वजह से सिकुड़ जाती है, जिसको वैसो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, और उसके वजह से ब्लड प्रेशर वगैरह हो जाता है। जी, सो बहुत से अलग अलग प्रक्रिया भी हैं और बहुत से अगर हम अपनी ही ऑब्जर्वेशन करें और अपनी ही जीवन शैली में बदलाव लाएं तो शायद बहुत से बदलाव भी देखे जा सकते हैं। बहुत से बदलाव आ सकते हैं। जी, साथ ही आपने हमें शुरू में बताया था ऑरा के बारे में, तो क्या जो जगहें हैं आसपास की, उनमें भी कुछ ऐसा ऑरा में फर्क पड़ता है, एनर्जीज में बदलाव होता है? इसलिए मैंने कहा ना कि मैं ऋषिकेश में 73 टाइम्स यहाँ पे आया हूँ। 2 साल पहले मैं 4 धाम गया था, केदारनाथ, वहाँ पे ऑरा की स्टडी की, तो वहाँ पे ऑक्सीजनेशन ज़्यादा है, संतों ने ध्यान साधनाएं ज़्यादा की हैं, समाधियाँ ज़्यादा ली है, तो एनर्जी पॉजिटिव है। मैंने आपको ये भी बताया, मेरा पहला रेसिडेंशियल कैंप पंचगनी में था, जहाँ पे 100% ऑक्सीजन था। तो जगह का तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया हम पंच महाभूता से बने हैं। तो अगर बाहर का वातावरण शुद्ध है तो अंदर का शुद्ध होगा, और अंदर का शुद्ध है तो बाहर भी आप अच्छी एनर्जी फेंकोगे। कुदरत का एक नियम है, जो फेंकोगे वो वापस मिलता है ना। तो सकारात्मक ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जी, आपने बहुत विस्तार से हमें बताया कि किस प्रकार से जगह का महत्व है, किस प्रकार से आहार का महत्व है, और विचारों का महत्व है, और अध्यात्म का जो ये जो रास्ता है, जो एक सीढ़ी है, इन सभी से होकर जो है जाती है। तो आप आज कार्यक्रम में आए और आपने बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को जो है सभी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। दर्शकों, आज कार्यक्रम में हमने बहुत विस्तार से जाना डॉक्टर उदय शाह जी से कि कैसे आप अपने मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं, अपनी शारीरिक जो आपकी परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं, उनको भी कम कर सकते हैं सेल्फ रियलाइजेशन से, मेडिटेशन से, योग साधना से, और अध्यात्म के जो है राह पर आप अग्रसर हो सकते हैं। आज कार्यक्रम में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम, एक नए अंक में, एक नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।